से संघ के चुनाव में वो भागीदार भी हुए, हिस्सा भी लिया और बिहार के समाजवादी आंदोलन में उनकी गहरी शोध रही है। तो मैं जन जिज्ञासु जी से निवेदन करूंगा कि वो छात्र राजनीति के भविष्य के ऊपर, यूनिवर्सिटी पॉलिटिक्स के ऊपर, और सीमा 10 मिनट का समय है और अपने वक्ताओं से निवेदन करेंगे कि वो 10 मिनट की समय सीमा का ध्यान रखें। जय जिज्ञासु मंच। बहुत शुक्रिया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मशती के इस अंतिम आयोजन के दूसरे सत्र में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और इसे मैं हुस्न इत्तेफाक कहूं या विचित्रता कि मुझे विषय अभी बताया गया और उसमें सीमा तय कर दी गई है 10 मिनट की। हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें पल्लवन की तालीम तो दी, संक्षेपण वो न सिखा सके या हम सीख न सके, तो आप टोक दीजिएगा मुझे बीच में। छात्र राजनीति के भविष्य पर बात करने से पहले जिस तरह से समाज में हमारे मानस की निर्मिति होती है, आरंभ से ही राजनीति को लेकर एक ऐसा चित्रण हमारे जहन के सामने होता है और राजनीति को लेकर जितनी खराब बातें हो सकती हैं या जितने खराब विशेषण लगाए जा सकते हैं, वो सब कुछ पाठशाला में तालीम हासिल करते हुए दे दी जाती है। और इसमें साहित्यकार भी कुछ इसी तरह से बरतते हैं उसको कि सियासतदानों को हम आदमी समझें तो क्यों समझें, सियासत आदमी को आदमी रहने नहीं देती। और जिगर मुरादाबादी जैसे बड़े पाए के शायर ने भी कहा, तो थोड़ा सा उसमें यूफेमिज्म तो बढ़ता, लेकिन कहा कि उनका जो काम है वो अरबाबे सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। यहां भी सियासतदान को कोसा गया। और सामने प्रोफेसर गिरीश चंद्र पांडे जी बैठे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में गांधी विचार विभाग है। 2009 में हिंद स्वराज के 100 साल विषय पर लेख आमंत्रित किए गए थे तमाम पीजी और पीएचडी के स्टूडेंट के तरफ से। मैं स्नातक प्रथम वर्ष का छात्र था। हमें लगा कि हिंद स्वराज कोई बड़ा मोटा ग्रंथ होगा और उस डर से हमने उस किताब को पढ़ा नहीं, लेकिन गांधी पर जो कुछ मोटी मोटी समझदारी थी हमने वो निबंध जमा कर दिया। 40-45 छात्रों का लेख था और एग्जामिन उसको एसेस उसको आपने ही किया था और उन 44-45 निबंधों में मेरा निबंध जो था वो तृतीय स्थान पा गया। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कि गांधी जैसे बड़े मैस मोबिलाइजर, बड़े एनार्किस्ट ने भी इल्म तालीम और जागृति व चेतना के संदर्भ में जो कहा वो बहुत मानीखेज कि a student acquires quarter of her knowledge from her teachers, second quarter from her own intelligence, third quarter from her co-students, and the final quarter of her knowledge she acquires in course of time by her own experience. तो अनुभव जो हमें सिखाता है वही हम अपनी चाहे समाजी परवरिश हो या सियासी परवरिश, उसको बाद के वर्षों में बढ़ाते हैं। हमारे जो बीच बहुत यशस्वी प्रोफेसर आनंद कुमार साहब हैं। बहुत कम लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनके आंगन में लोहिया आते हों और जिनके एक बुलावे पर, जब आप हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, वहां की लोकल यूनिट को बिना बताए हुए लोहिया पहुंच जाते हैं उन छात्रों को संबोधित करने। लेकिन हम इतने खुशवक्त तो जरूर हैं कि इंटर जनरेशनल मेमोरी के रूप में कुछ बातें हम तक पहुंच पाती हैं। मेरा काम रेटरिक पर था और मैं मधुबन दंडवते साहब पर बात करने के लिए बड़ी
कोशिश करता था, लेकिन आप जानते हैं कि खुद कर्पूरी जी भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की धारा के व्यक्ति थे और उसकी जो स्मृतियां हैं वो उतनी प्रांजलता या उतनी सजीवता के साथ कम से कम बिहार में तो नहीं मौजूद है। और कर्पूरी ठाकुर साहब भी जो कुछ कर पाए वो जब संसोपा वगैरह बन गया और एक बड़ी ताकत के रूप में। डॉक्टर लोहिया मानसिक स्वराज के बारे में बात करते थे और उनकी इस मुहिम को बहुत ठोस तरीके से जब शिक्षा मंत्री हुए कर्पूरी जी उन्होंने लागू किया। नहीं तो मैट्रिक में ही लोग घुलट जाते थे। स्वभाषा में हमारा चिंतन कैसे हो, इसकी जद्दोजहद और इसकी समझ जो लोहिया का स्लोगन हम लोगों तक पहुंचता रहा, उसमें यही ना कि भाई राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। तो अंग्रेजी में काम ना होगा, देश फिर गुलाम होगा। के पीछे मर्म क्या है कि हम अपने विश्वविद्यालयों में भी जो जद्दोजहद करते हैं और छात्र राजनीति करते हैं, आप चले जाइए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वहां भी सेंट स्टीवन से पढ़े हुए, LSR से पढ़े हुए लोगों की जो हुजूम पहुंचता है, वो जिस शब्दावली में बात करता है, हम जैसे फर्किया के लोग तो वहां जाके मैंने जिसको अकबर के वजीर खजाना टोडरमल भी पैमाइश नहीं कर पाए, वहां जाकर कभी जतन करते हैं। मैंने आनंद कुमार साहब तो मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लेके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और फिर शिकागो यूनिवर्सिटी तक जो आपने अलग जगाई, हम जब यहां गए, हम तो छात्र राजद के संगठन सचिव थे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में। वहां भग्नावशेष भी हम जब तक गए तब तक कम से कम मेन स्ट्रीम की जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं थी हमारे सामने दुविधा। और हम लोगों ने देखा बचपन से, मैं छात्र राजनीति में बाद में आया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की बातें ज्यादा समझ में आती थी क्योंकि हमारे यहाँ जनता दल और CPI का अलायंस हुआ करता था। तो 95 के चुनाव में मार लगा के, भात लगा के पोस्टर हम लोग चक्र छाप का साटा करते थे और ठीक 96 में वो हसिया गेहूं वाली छाप का। तो हमारे लिए वो एक बड़ा ही स्वाभाविक गठबंधन था। तो हमने वहां AISF ज्वाइन किया और खुद कर्पूरी जी ने भी 42 के आंदोलन के समय या जब छात्र जीवन में थे तो उसी से उनका एक राब्ता रहा। मेरा ये कहना है कि जो अच्छे स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते हैं वो अच्छे विद्यार्थी भी हुआ करते हैं, वो देश दुनिया की चिंता भी करते हैं, जिसको जर्मन में वेल्टनशाउंग कहते हैं। उनके अंदर एक युगबोध भी होता है। और ये पैदा कैसे होगा? तमाम समाजवादी लोगों की सरकारें बनती हैं लेकिन छात्र संघ का चुनाव लंबे समय तक बंद रहता है। ये कौन सी जो है ये गहरी असुरक्षा या क्या कहें, ये क्या बर्डिंग पीरियड में जो नर्सरी कही जाती है पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी, उसमें आप जब उन लोगों के बीच प्रशिक्षण शिविर की बात होती है। हाल तक जनता दल का कैंप तो लगता था सूरजकुंड में, अब जो है राष्ट्रगान और एकाध उद्बोधन के बाद जो है इतिश्री हो जाती है। आपके पास भीड़ है कि नहीं? भीड़ होगी तब प्रशिक्षण शिविर में लोग आएंगे। श्याम रजक साहब बता रहे थे कि राजनारायण जी के साथ गए हुए थे तो रात हो गई, अब ट्रेन छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन राजनारायण जी वहां भाषण करके ही आए कलकत्ता में। तो ये जो एक प्रतिबद्धता है वो हमारे इस नई रोशनी तक कैसे पहुंचे, इसमें रमाशंकर जी ने बहुत श्रमसाध्य काम किया है। मैं उनके प्रति बहुत अकीदत पेश करता हूं। एक बात हुई कि पावर जो है वो करप्ट कर देता है, ये तो कह के चले गए एप्टन की पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन आप लोहिया को क्यों भूलते हैं जो सितंबर 52 में लिखते हैं विल टू पावर में कि भाई उसका मैं हिंदी तर्जुमा कर रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी परीक्षा सत्ता में आने की उसकी इच्छा में निहित होती है। अपने देश में इस इच्छा के इर्द गिर्द एक जिज्ञासा भरी अस्पष्टता को पनपने दिया गया। मानो सत्ता की इच्छा रखना पाप हो या कम से कम बदसूरत हो। स्वस्थ इच्छा झूठ, ठगी व हिंसा का सहारा नहीं लेती, सिर्फ कुंठित इच्छा कुत्सित विकृत आचरण में लिप्त होती है और अपनी ही निराशा द्वारा लीन ली जाती है। ये तो लोहिया थे जिन्होंने ये भरोसा जताया और लोगों के बीच एक विश्वास पैदा किया कि नहीं, नेहरू को मात दी जा सकती है और बिना अपोजिशन के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कम जगह पर प्रचार किया, नेहरू ने जितने जगह कैंपेन किया उससे कम जगह, और जहां जहां जिस जिस इलाके में प्रचार किया वहां नेहरू की शिकस्त हुई।
चाहते तो किसी और कमजोर उम्मीदवार के खिलाफ। आजकल तो पार्टी प्रेसिडेंट 2-2 जगह 3-3 जगह से नॉमिनेशन कराते हैं। तो इस देश में एक जज्बा पैदा करने का नाम लोहिया है। और जब लोहिया जैसे लोग, कर्पूरी जैसे लोग हमारे सामने हैं, तो मैं नहीं समझता कि नाउम्मीदी पालनी चाहिए। कम से कम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के फ्यूचर को लेकर तो हम एक एतमाद रख सकते हैं। और कुरान में या इस्लाम में कहते हैं नाउम्मीदी कुफ्र है। तो एक चीज के साथ मैं खत्म करूंगा। डॉक्टर राधाकृष्णन गए थे दीक्षांत समारोह में 1955 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने एक बहुत अर्थपूर्ण बात कही कि a university is essentially a community of students and teachers. Both have to work together for the single purpose of advancing knowledge and disseminating it. If at any time they are distracted from this straight path of pursuing truth for its own sake and get led away, there will be a jeopardy to the community of university. ये सत्यान्वेषण खुद में ही उपलब्धि है, और उससे हम अगर विचलित होते हैं और ये जो कम्युनिटी है छात्र और शिक्षक का, तब जाके एक विश्वविद्यालय कहीं बन पाता है, तो हम शायद अलग थलग पड़ जाएंगे। आज क्या वजह है कि यूनिवर्सिटी और सोसाइटी के बीच एक बहुत बड़ा डिवाइड हमको दिखाई पड़ता है। हम जो बोलते हैं एनलाइटनिंग द एनलाइटेंड की तरह होता है, प्रबुद्ध लोगों के बीच ही उसकी बात होती है, विजडम की बात, लेकिन इसका भी अपना महत्व तो है। तो इतना हम जरूर समझें कि जिस वक्त चौधरी चरण सिंह जी लगाते थे शिविर और कहते थे यह देश है गरीबों, किसानों, मजदूरों का, टाटा बिरला की जागीर नहीं तो अंबानी अडानी, ये कहना ही पॉलिटिकल पार्टी में या पार्लियामेंट्री बोर्ड में कि अमुक व्यक्ति को टिकट दोगे तो हार जाएगा, विनेबिलिटी देखो। चूंकि भाजपा के पास बहुत पैसा है, इसलिए आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स के लोगों को लाएंगे नहीं। और एक और बात, चाहे हमारा दल हो राष्ट्रीय जनता दल, नाम होगा छात्र राजद। अब भाई ये तो मैंने वो आरएसएस जैसे कुरमगज संस्थान को, मैंने संगठन को भी पता है, उसका नाम लिख रहा है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, शील एकता ज्ञान, इस तरह का उसका वो प्रचारित करता है अपना ध्येय। पहले भी कम से कम समाजवादी युवजन सभा उसका नाम था, और युवजन में ही वो बने, विद्यार्थियों का भी धरा रहेगा, युवाओं का भी धरा। अब हमने अलग अलग कर दिया, इतने प्रकोष्ठ बना दिए हैं, लेकिन सब रिडंडेंट की तरह रहता है। तो इस पर भी हम लोग गौर करें। और जो मैं कहना चाहता था कि अगर हम इस नैरेटिव में फंसते हैं कि बहुत पैसे वाला हमारे सामने है, तो कांग्रेस भी अपने जमाने में बहुत पैसे खर्च करती थी। किसको नहीं पता है कैसे भूपेंद्र बाबू को हरा दिया गया, लहटन चौधरी को खड़ा करके कौन नहीं जानता है। एवं ललित बाबू के समय में क्या होता था, और कैसे राजनारायण जी गए और बोला कि इस साधु आदमी को तुमने हरा दिया, उस डीएम को। बोला कि हमको तो मन करता है घसीट के तुमको हम मधेपुरा चौक पर लेके चले जाए। बोला हुजूर मैं क्या करूं, ऊपर से आदेश है। तो आज ही की तारीख में नहीं काउंटिंग हॉल में बेईमानी होती, उस जमाने में भी होती थी। तो आपके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों को सबसे पहले क्या कहा जाता है कि सोशल एक्सेप्टेंस बने, पहले प्रोफेसर बन जाओ फिर राजनीति करना। अगर इसी तरह का मशवरा डॉक्टर लोहिया ने मुलायम सिंह यादव को दिया होता कि आप तो लेक्चरर हैं, क्यों आप आ रहे हैं राजनीति में, तो क्या इस देश को एक ऐसा रक्षा मंत्री मिलता जो शहीद हो गए जवानों को उसके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करता हो। यही बात माननीय देवेंद्र यादव जी को उस जमाने के नेताओं ने कहा होता था, क्या लाल कार्ड पीला कार्ड आता। और आज जो कह रहा है कि लाभार्थी, अरे ये तो जनता दल यूनाइटेड फ्रंट की सरकार की देन है कि लोगों को सस्ते गेहूं और चावल की व्यवस्था की गई। यही बात अगर जयप्रकाश जी ने या उनके पहले के लोगों ने रामविलास जी को कहा होता है कि आप तो डीएसपी बन गए हैं, क्यों आप राजनीति में आ रहे हैं, ये तो बहुत असुरक्षित जगह है। तो क्या हाजीपुर में जोनल ऑफिस होता और लीडर ऑफ द हाउस कोई होता क्या। यही बात अगर लालू प्रसाद को जयप्रकाश जी ने कहा होता कि तुम तो एलएलबी कर ही लिए हो, लंबा चौड़ा परिवार है, करो वकालत जम जाओगे, तो क्या इस बिहार में कर्पूरी जी की धारा को आगे बढ़ाने वाला नेता मिल पाता। यही बात शरद जी को अगर दादा धर्माधिकारी और जयप्रकाश जी ने कहा होता तुम तो गोल्ड मेडलिस्ट हो, बीटेक किए हुए हो, बड़े बढ़िया अभियंता बन जाओ, विश्वेश्वरैया की राह पर चले जाओ, तो क्या मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इतनी शिद्दत से लागू कराने वाला नेता मिलता। यही बात नीतीश जी को कोई कहता कि ये मैंने इंजीनियरिंग अच्छे हो, किए हुए हो, तुम वही करो,
तो मैं कह रहा हूं ये जो मिडिल क्लास इनसिक्योरिटी आपके अंदर प्रवेश कराने के लिए कदम कदम पर शुभचिंतक आपके बीच खड़े हैं, कहां से आप भविष्य सुरक्षित कर लेंगे? हम क्यों ये नहीं मानते हैं कि रमाशंकर सिंह के बाद भी कोई दूसरा रमाशंकर हो सकता है? और मैं तो इसको मानता हूं एक क्षति कि प्रोफेसर आनंद कुमार जैसे माने अजीम शख्सियत अगर पार्लियामेंट में होते तो लोहिया की धारा, किशन पटनायक की धारा इतनी सूखती नहीं और हमारे सामने इतना बड़ा संकट नहीं होता। ये डिलेमा है आनंद कुमार साहब का। मैं बहुत श्रद्धा के साथ आपसे कह रहा हूं कि आप अगर सिर्फ एकेडमिक भी रहते तो वहां भी समाज शास्त्र में कोई एक पैराडाइम शिफ्ट हो सकता था, वहां भी नहीं, क्योंकि मन लगेगा नहीं। आप राष्ट्र निर्माण से जुड़े हुए प्रहरी रहे हैं, बड़े लोगों का सानिध्य आपको मिला, लेकिन राजनीति में भी जिस तरह से आज के दौर में मूल्यों के क्षरण की बात होती है, वहां अगर आप वह भी सिर्फ वही कर रहे होते तो भी इस देश को एक यशस्वी नेता मिला होता। तो ये हम लोगों का निजी नुकसान है। और एक बात कह के मैं समाप्त करना चाहता हूं, कर्पूरी जी को हमने नहीं देखा, लेकिन पता नहीं रामनाथ ठाकुर जी हैं या नहीं। अभी अपने निधन से 2.5 महीने पहले मेरे पिताजी ने भी परीक्षा छोड़ी थी, डीजे कॉलेज में पढ़ते थे। जेपी के आह्वान पर हमारे एक रिश्तेदार शहीद हो गए थे, उनके पिताजी चबुक्की जी मुंगेर आईबी में बुलाए गए। जेपी खटिया पर बैठ के बोल रहे थे कि आप रोइए मत, आपका बेटा देश हित में शहीद हुआ, हम लोग ख्याल रखेंगे। फिर जब लालू जी वगैरह सब लोकदल चौ में थे, मेरे पिताजी लोकदल कौ में थे। हालांकि सबसे अच्छा कर्पूरी जी को चिट्ठी लिखी उन्होंने कि अगर आप नहीं आएंगे अलौली तो रामविलास जी वगैरह जिस तरह की बात कर रहे हैं, पशुपति पारस जी, हम लोग बहुत डिमोरलाइज फील कर रहे हैं, पार्टी छोड़ देगा बहुत सारा कार्यकर्ता। कर्पूरी जी आए और समय से पहले आ गए, कहीं कोई भीड़ नहीं उस अलौली हाई स्कूल में जहां मधुलिमय साहब भी गए थे रामविलास जी के प्रचार में 69 में। तो कर्पूरी जी ने कहा, अरे देशभक्ति गाने का कैसेट वैसेट है, रिक्शा में बांधो और बजवाओ, अगल बगल का लोग जुट जाएगा। किया, लोग आए, कर्पूरी जी भाषण कर रहे थे और बोफोर्स पर बोल रहे थे। रेलवे के टिकट पर उन्होंने धीरे से बढ़ाया कि कमल का अंग्रेजी मेरे दिमाग से निकल गया, जरा दो। पिताजी उनकी एक किताब में बुकलेट बंटवा रहे थे, कितना सच कितना झूठ। अब देखिए, लोहिया कहते थे राजनीति का अंतिम शस्त्र है धोखा। कर्पूरी जी के सहयोगियों ने भी उनकी लानत मलामत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन पर जिन पर भागलपुर के लोकदल के सम्मेलन में रामविलास जी को कर्पूरी जी ने कहा था भारतीय राजनीति का उदीयमान नक्षत्र, और बाद में उनसे और रामजीवन सिंह से इतने क्रुद्ध हुए कुछ दुष्प्रचार के चलते, तो वो पिताजी आए और उस पर लिखा लोटस, और तब तक कर्पूरी जी को मैंने था बोले नहीं अब इसकी जरूरत नहीं, और फिर उससे अपना भाषण करते रहे। किसी नाम से राजीव का मतलब होता है कमल, कमल को कहते हैं लोटस, लोटस नाम से स्विस में खाता है। इस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते थे। जब खत्म हुआ कार्यक्रम तो उन्होंने कहा कि भोजन कहाँ बनवाए हो, तो पिताजी ने कहा विष्णुदेव सिंह जी हैं अलौली के ही, थोड़े उन्हीं क्या, तो अपने यहाँ कहे नहीं बनाए। तो अब उनको कैसे कहते कि मतलब हमारी स्थिति ये नहीं है कि हम 50 लोगों का भोजन करवा सके। जब जनता दल में एक और टूट हुई तो लालू जी वही किताब खोज रहे थे। राजेंद्र यादव जी एक मंत्री थे, हसनपुर से जीतते थे, उनको कहा गया राजेंद्र जी वो जो कर्पूरी जी ने लिखा कितना सच कितना झूठ है आपके पास। फिर राजेंद्र बाबू ने पिताजी को एक ही प्रति बची थी, लालू जी को जाके 97 में दे दी, और उस किताब में कर्पूरी जी ने सारा सच बयां किया है। और इन दोनों नेताओं को जम के पूरा, दोनों ने एक तो नहीं है। बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि छात्र राजनीति में जो लोग हैं उसको आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से काट के नहीं देखिए। और छात्र राजनीति में जिन लोगों को जेपी मूवमेंट में अवसर मिला, अब बहुत लोग ये भी कहेगा कि विचार और कर्म, अरे भाई लोहिया जी ने ही अपने 2 प्रिय नेताओं के बारे में एक को कहा कि कर्महीन बुद्धि, दूसरे को कहा बुद्धिहीन कर्म, लेकिन बुद्धि में कर्म के सहारे ही आज की चुनौतियों से पार पाया जा सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं कर्पूरी जी के लिए 3 शेर पढ़ना चाहता हूं। एक मीर का कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसाओ, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसाओ, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ऐसे इंसान का नाम कर्पूरी ठाकुर था। और दूसरा शेर ये कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक,
उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। वही व्यक्तित्व उनका था। और मैं समझता हूं कि कर्पूरी जी जैसे लोग कभी नहीं जाया करते। आज वो न होकर कहीं ज्यादा हमें मार्ग दिखा रहे हैं। तो कृष्ण बिहारी नूर ने जो कहा कि अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। कर्पूरी जी इसी तरह से हमें संबल देते रहे और उनकी स्मृतियां हमारा पथ करती रहे। बहुत शुक्रिया आप सभी नेताओं का, हमारे गुरुजनों का बहुत आभार। और हितेंद्र पटेल साहब बैठे हुए ये जितना संवाद करते हैं, जो अनुपम जी कह रहे थे, मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझता हूं कि आप मुंगेर के होके पश्चिम बंगाल में भी जिस तरह से नवजागरण को लेकर और बौद्धिक चेतना को लेकर काम कर रहे हैं, आप जैसे शिक्षक अगर होंगे तो छात्र राजनीति को भी एक स्वस्थ परंपरा के साथ बरतने में हमें सहूलियत होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ वक्त ऐसा बोलते हैं कि आप आपके बीच प्रज्ञा जी आएंगी और प्रज्ञा जी शोध करते हैं और प्रज्ञा जी